जबकि दूसरी तरफ आपका वादा था कि 2022 तक किसान की जो इनकम आपने डबल करनी है। किसान की इनकम कैसे डबल होगी? उसको कर्जाऊ करने से नहीं होगी, उसको क्रेडिट लेने से, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से नहीं होगी। इस बजट में कहीं आपको लगा कि किसानों के लिए डीजल सस्ता हो गया, किसानों के लिए हल सस्ती होगी, किसानों के लिए ट्रैक्टर सस्ता हो गया? नहीं। इस बजट के अंदर आपने एजुकेशन के अंदर आपने जो बजट्स एलोकेशन थी वो डिक्रीज करी। हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने जो बजट एलोकेशन थी वो डिक्रीज करी। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि लोकहित में बजट है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज़ में। केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट जो है वो जनता के सामने रख दिया गया है। जनता के बीच इसके विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने को आ रही हैं। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑपोजिशन की हैं उनकी तरफ से इस बजट का विरोध भी किया जा रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ओम प्रकाश खजूरिया जी। आइए जानते हैं उनसे कि इस बजट को लेकर उनका और उनकी पार्टी का क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खजूरिया जी। खजूरिया जी, ये जो बजट पास हुआ है सरकार का, ऑपोजिशन पार्टीज़ बहुत इसको अपोज कर रही हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? देखिए, किसी भी बजट के दो पहलू होते हैं, ए और बी। जब ए में हम देखते हैं कि बजट किस वर्ग के लिए है, और बजट में इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि बजट लोगों को कितना बेनिफिट्स देगा। जहाँ तक इस बजट की बात है, इस बजट में जो सबसे बड़ी बात जो है कि केंद्र सरकार ने हालांकि जो वादे रहे हैं कि हम हर साल 40 लाख नौकरियां देंगे, तो इस बजट के में कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि 40 लाख नौकरियां आएंगी। उल्टा इस बजट के अंदर MG नरेगा के तहत जो काफ़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देता था, 100 दिन की गारंटी, रोज़गार गारंटी योजना जो है, उसके तहत इन्होंने बजट में कटेलमेंट करी है। लगातार 3 सालों से कटेलमेंट कर रहे हैं, जो कभी 22 में, मतलब 2021 में लगभग 83 लाख करोड़ रुपए का जो बजट प्रावधान था, एलोकेशन थी इसमें, आज वो 60 करोड़ कर दिया, उसमें 60 लाख करोड़ कर दिया, जिससे MG नरेगा के तहत लोगों को जो काम मिलता था उसमें कमी आएगी। लेकिन ओम प्रकाश जी, सरकार ने तो ये कहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बार जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है बजट। उनका ये कहना है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली जो नौकरियां वो तो जनरेट होंगी और मिलेंगी तो यूथ को ही। देखिए, जहाँ तक इंडियन इकॉनमी की हम बात करें, भारतीय जो आर्थिक मतलब के जो नीतियाँ हैं या आर्थिक हमारा ढांचा है उसकी हम बात करें, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत जहाँ पे रहती है कि ये कंजप्शन बजट होना चाहिए। कंजप्शन के ऊपर जितना ज़्यादा जोर करेंगे उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेटेड, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, और जहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन हो तो वहाँ पे कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा सर होंगे उतनी ज़्यादा टोपियों की ज़रूरत होगी, उतने ही ज़्यादा जूतों की ज़रूरत होगी। तो हम अगर कंजप्शन की तरफ ध्यान दें तो कंजप्शन बजट में क्या रहता है कि जब कोई भी जो देश की इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह हम वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बट जब हम फैक्ट्रीज़ की तरफ ध्यान देंगे, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान देंगे, तो जब कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में अंदर हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे तो लोगों की इनकम, जिन लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी उन लोगों की इनकम जनरेट होगी, और जिन लोगों की इनकम जनरेट होगी ऑटोमेटिकली वो भी कंज्यूम करेंगे, कंजप्शन की तरफ जाएंगे, तो हमारी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है। जब मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ हम जाएंगे तो इकॉनमी बूम करती है, वहाँ पे एक बैलेंस बना रहता है। आज तक ये जो बजट है, इस बजट में पिछले 2 सालों से बजट के ऊपर हमने कंज्यूमर की तरह, हमने कंज्यूमर तैयार किए हैं, बट कंजप्शन बजट में हमने क्या किया है, चाइना से हम जो हमारे कंज्यूमेबल गुड्स से मंगवा रहे हैं, बट इंडिया में हम उसको प्रोड्यूस करें,
लेकिन इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने जो एमएसएमई हो गए या छोटी फैक्ट्रीज़ हो गई, छोटे स्टार्टअप्स हो गए, उनके लिए काफ़ी प्रावधान वो लेकर आई हैं। जो आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता मेक इन चाइना जो मेड इन चाइना चीज़ें हैं उनको जितना ज़्यादा सरकार ने कहा है कि उनकी कम इस्तेमाल किया जाए और मेक इन इंडिया के अंतर्गत जितनी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए? आपने सीतारमण जी का बजट भाषण तो सुन लिया। ये पहला बजट है, सॉरी ये पहला बजट नहीं है जो लगातार पिछले 3 सालों से डेफिसिट बजट की तरफ जा रहे हैं इंडिया, जहाँ पे डेफिसिट बजट है 15 लाख करोड़ रुपए का। ये वाला बजट भी डेफिसिट बजट में जा रहा है। जो बजट डेफिसिट बजट की तरफ जा रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता वो। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आपसे बात करूं, इस समय जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो अडॉप्ट कर रही है, जो अडॉप्ट किए हैं, ये फाइनेंस कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस कैपिटलिज्म के बजाय जब कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर आपकी फाइनेंस कैपिटलिज्म की जगह गुड्स की तरफ कैपिटलिज्म जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फाइनेंस कैपिटलिज्म के अंदर इकॉनमी जनरेट कुछ नहीं करती, पूंजी उगाती कुछ नहीं है, पूंजी अपने आप को एक्सलरेट करती है। क्या है कि पैसा लगा के पैसा कमाओ। यहाँ पे आज आपने बजट की बात करी है, आज यहाँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंस कैपिटलिज्म की, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सीधा कह दिया कि हमने क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी। क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी मीन्स आपने किसान को फ़ायदा नहीं दिया, आपने बैंक को, मैं फाइनेंस कैपिटलिज्म की बात करता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दे रहे हैं, किसान को क्रेडिट पे दे दो। जबकि दूसरी तरफ आपका वादा था कि 2022 तक किसान की जो इनकम आपने डबल करनी है। किसान की इनकम कैसे डबल होगी? उसको कर्जाऊ करने से नहीं होगी, उसको क्रेडिट लेने से, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से नहीं होगी। इस बजट में कहीं आपको लगा कि किसानों के लिए डीजल सस्ता हो गया, किसानों के लिए हल सस्ती होगी, किसानों के लिए ट्रैक्टर सस्ता हो गया? नहीं। इस बजट के अंदर आपने एजुकेशन के अंदर आपने जो बजट्स एलोकेशन थी वो डिक्रीज करी। हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने जो बजट्स एलोकेशन थी वो डिक्रीज करी। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि लोकहित में बजट है? दूसरी तरफ आपने जो कॉरपोरेट हाउसेस के लिए जहां 37% वेल्थ टैक्स था, आज उसको 25% कर दिया। जहां पे इनकम जनरेट करनी चाहिए थी, बल्कि आपको बजट के अंदर, जिसको आप डेफिसिट बजट कर रहे हैं, आपका डेफिसिट बजट तो और डेफिसिट बजट होगा। मतलब कि इंडियन इकानमी पूरी की पूरी कर्जे में डूबती जाएगी। आप वहां पे कॉरपोरेट हाउसेस का टैक्सेस रिड्यूस कर रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट हाउसेज को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए थे पिछले 5 सालों से 7 सालों से वो इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। उल्टा क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट हाउसेज के अंदर, बड़े इंडस्ट्रियल घरानों के अंदर छंटनी हो रही है। आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ जब छंटनी हो रही है तो वो कंट्री कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकती। ये डेवलपमेंट का मॉडल जो लेके चलते हैं, ये डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, ये ग्रोथ मॉडल है। और ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला बजट नहीं देंगे, कंज्यूमर्स बजट नहीं देंगे। जब कंज्यूमर फंक्शन, दो किस्म के इकोनॉमिक्स में फंक्शन। खजूरिया जी, अगर आम शब्दों में, एक आम नागरिक, लेमैन के लिए अगर साफ शब्दों में कहा जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आम जनता को ये इससे समझ से परे होगी। आम शब्दों में अगर सिंपल इंसान के लिए हम कहें तो ये बजट किस तरह का है? क्या उनकी रसोई पर, उनकी आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर इस बजट का कोई असर होगा? क्योंकि 7 लाख तक की छूट दी गई है टैक्स में, कई चीज़ों को सस्ता किया गया है, दवाइयाँ सस्ती की गई हैं। आम जनता के लिए ये फ़ायदेमंद होगा या हानिकारक? आप जो 7 लाख की छूट की बात कर रहे हो वो मिडिल क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्लास स्ट्रक्चर भी देख लें, इंडियन इकॉनमी का हम क्लास स्ट्रक्चर भी देख के चलें। जब क्लास स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपने कहा 7 लाख की छूट है। आपको कैसे लगता है 7 लाख की छूट है? आपने बजट सही तरीके से देखो, 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% टैक्स है। 3 लाख से लेके स्लैब जो 5 लाख तक 5% की 5। लेकिन वो है अगर आप 7 लाख नई रिजीम अपना रहे हैं तो नहीं, पुरानी रिजीम के अकॉर्डिंग। थोड़ा उसके आगे मैं जा रहा हूँ मैं। 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% टैक्स है। तो फिर 7 लाख तक टैक्स की रिबेट कैसे होगी
छूट कैसे होगी? आप सिर्फ एक बोल दो कि 7 लाख तक टैक्स की छूट है, बट 3 लाख से लेके तो 6 लाख तक तो आपने 5% टैक्स लगाए रखा है। तो इट मीन्स इस बार आपने जो पिछले बजट में 5 साल तक टैक्स की छूट थी, आपने 3 साल के ऊपर 5% की टैक्स लगा दिया, टैक्स में छूट नहीं आ गई। ये देखिए, मैं आपको फिर आपने सेस जो बढ़ा दिया किसके ऊपर? आम जनता के ऊपर। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट हाउसेस के सर चार्जेस को कम कर दिए। कॉर्पोरेट हाउसेस के सर चार्जेस कम करिए, वो सर चार्जेस कम करने से आम जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। आम जनता के ऊपर बोझ कैसे पड़ेगा? वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होती है, वहाँ से आपके पुल बनते हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ बनती हैं, आपकी रोड्स बनती हैं, आपके डिफेंस के लिए खर्च होता है। वहाँ पे जो टैक्सेस के पैसे आते हैं, 2 किस्म के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट टैक्सेस में आपने कह दिया कि हमने छूट कर दी, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो कहाँ से आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस? जो आपका जीएसटी से आता है। जीएसटी में मुझे बताइए कौन सी चीज़ों के अंदर, कौन सी वस्तुओं के अंदर, कौन सी सर्विसेज के अंदर आपने कमी करी है? दूसरी तरफ मैं आपकी और बात बताऊं, आपकी महंगाई के दौर में सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। फॉर एग्जांपल, आपका 350 रुपये का आपका सिलेंडर आता था, डोमेस्टिक सिलेंडर आता था 350 रुपये का, उसमें आपको शायद 12% आपको जीएसटी देना पड़ता था। 12% आपको जीएसटी देना पड़ता था 350 में, लगभग 40 रुपये जीएसटी आपको देना पड़ता था। आज जब आप 1100 रुपये का वो सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो वही आपको लगभग 100 रुपया जीएसटी सरकार की कलेक्शन बढ़ी है, टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। मीन्स महंगाई में सरकार ने जनता की जेबें लूटी हैं। आपका कहना यह है कि सरकार का बजट चाहे कैसा भी हो, सरकार खुद में जितनी भी उसका गुणगान कर रही हो, आम जनता पर इसका बोझ ही रहेगा। मैंने बात करी ना, मैंने किसान की बात करी है, किसानों की बात करी है हमने। किसानों की बात आपने क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, वो तो बैंक का हो गया, आपने बैंक लोन लेने जाएंगे। क्या किसान को इस बजट से उसकी हल सस्ती हो गई, उसके पेस्टिसाइड सस्ते हो गए, उसके फर्टिलाइजर सस्ते हो गए, उसके बीज सस्ते हो गए? नहीं हुए ना। आप उसका ट्रैक्टर सस्ता हो गया क्या? किसान को क्या उसका जो इसमें डीजल ट्रैक्टर में खर्च होता है, क्या उसको सस्ता किया? किसान की आमदनी कैसे डबल होगी? क्या इस टैक्स से एजुकेशन के ऊपर जो बजट एलोकेशन कम करी, बढ़ाने की बजाय कम करी, क्या लोगों को एजुकेशन मिल पड़ेगी? क्या फ्री लाइब्रेरी का जो डिजिटलाइज किया गया है उसे बच्चों के लिए, उसकी काफ़ी मदद मिलेगी? अब फ्री डिजिटल लाइब्रेरी की जो डिजिटल लाइब्रेरी की आप बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, आज भी देश के अंदर 65% एरिया वो है, टोपोग्राफी वो है, जहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। आप छोड़िए वहाँ पे, आप यहाँ हम मीरा साहब में बैठा हूँ, आप थोड़ा आरसपुरा से आगे निकल जाइए, बॉर्डर एरिया के अंदर, क्या एक्सेसिबिलिटी है लोगों को इंटरनेट की? वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की आप बात करते हैं। अब दूसरा, जब डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो आपको पता उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? उससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। लाइब्रेरी के अंदर आपको 3 मुलाजिम चाहिए, आपका LLB, आपको जिसको बोलते हैं क्या, एक बी लीव चाहिए और एम लीव एटलीस्ट, और एक प्योन चाहिए, वो आपकी कटेलमेंट होगी। आपको गांव के अंदर लाइब्रेरी, आप फिजिकल लाइब्रेरी आप बनाएंगे तो 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बुक्स वहाँ पे रखी जाएंगी, बुक्स मैन्युफैक्चरर को, पब्लिशर्स को फ़ायदा मिलेगा। आपने डिजिटलाइजेशन के नाम पे आप लोगों की छटनी कर रहे हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, और लोगों को आप सिर्फ शहरी क्षेत्र के अंदर आप लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। ये एक बजट इंडिया वर्सेस भारत में बीच में बटा हुआ बन रहा। आप इंडिया को फ़ायदा दे रहे हैं, भारत को, मतलब भारत में जो ओरिजिनल जो भारत है, जो गांव में रहता है, उसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कि हम अपोजिशन में हैं, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बात करता हूँ। क्या ये बजट मेरे नौजवानों को कितना बेनिफिट दे रहा है? क्या वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ जनरेट करेगा ये बजट या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब आप सिर्फ और सिर्फ फ्लाईओवर और रोडें बनाने से डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट है, आपके स्कूल बनेंगे, आपके हॉस्पिटल बनेंगे। अब हॉस्पिटल और स्कूल के अंदर आपने बजट एलोकेशन कम करी है, बढ़ाई नहीं है, लगातार बढ़ा रही हैं।
और लगातार ये सरकार, ऐसी सरकार आई है पिछले लगातार 8 सालों से, देश का हर एक नागरिक कर्जे में डूबता जा रहा है। जब देश के अंदर टैक्स कलेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपका मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया आपको एक गैस सिलेंडर की, जो आप 35 रुपये या 36 रुपये या 40 रुपये आप टैक्स देते थे आज से 8 साल पहले, आज वो 100 रुपया दे रहे हैं। 3 टाइम आप सिर्फ और सिर्फ रसोई गैस के अंदर आप सरकार को आमदन आपने बढ़ा दी। आपका जो एडिबल ऑयल मतलब सरसों का तेल जो 60 रुपये लीटर था, जो 60 रुपये लीटर था, जिसमें आप 5% टैक्स देते थे, तो लगभग 3 रुपये टैक्स देते थे, आज वो 20 रुपये टैक्स उस पर आप दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? सरकार की महंगाई से क्या हुआ? सरकार की आमदनी बढ़ी। सरकार की आमदनी बढ़ रही है। जब सरकार की आमदनी बढ़ रही है तो लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल क्यों में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? यानी आपका ये कहना है कि सरकार ने बजट तो लाया है, लुभावना दिखाने की कोशिश भी की है, मगर आम जनता पर इसका बोझ ही होगा। फायदा सरकार को है। तो हाँ, फायदा किन लोगों को है वो सरकार जानती है, सरकार के चहेतों को फायदा है। ठीक है। खजूरिया जी, जो डेफिसिट बजट है, डेफिसिट बजट जब होता है, हालांकि डेफिसिट बजट आपने देखना है कि मुझे इनकम कहाँ से आएगी, मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस बना के करना है। आज लगातार डेफिसिट बजट, आपकी इनकम तो बढ़ रही है, फिर डेफिसिट बजट कैसे हो गया? आपके टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। आपने इस डेफिसिट बजट को कम करने के लिए आपने एयरपोर्ट्स बेच दिए, आपने रेल बेच दी, आपने LIC बेच दी, आपने स्टेडियम बेच दिए, आपने बहुत बड़े जो की इंडस्ट्रीज थी वो बेच दी। ठीक है, उसके बाद भी आपका डेफिसिट बजट चल रहा है। तो फिर इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट में फेलियर नहीं है, आपके सिस्टम में फेलियर है। ओम प्रकाश जी, ये तो रही बजट की बात। एक जम्मू के आम नागरिक होते हुए जम्मू में एक आपने देखा है कि बहुत ही हंगामा चल रहा है इलीगल एनक्रोचमेंट्स को लेकर के। जो सरकार का फरमान जारी हुआ था कि जितनी भी गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल एनक्रोचमेंट है उसे हटाया जाएगा। लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे मीरा साहब में कोई इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं थी। मुझे बताइए, मीरा साहब एक ऐसा एरिया है, वह दरमथ के जगह पे लोगों को वहाँ पे जगह पे अलाट करी गई थी, उनकी जगह लोग बैठे हुए हैं पिछले लगभग 70-75 सालों से। वो क्या इलीगल हैं क्या? जिन्होंने अपने घर बनाए हुए इलीगल बनाए हुए हैं? किसी का इलीगल घर नहीं है। हाँ, सरकार के अंदर ही बैठ के सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसको रोशनी एक्ट कहा जाता है। लोगों ने नहीं बनाया, वो सरकार के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों ने बनाया रोशनी एक्ट। उसके तहत किसी ने 4 मरले, 5 मरले, 7 मरले, किसी ने वो जगह जिसके पास स्टेट लैंड थी जो काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये जब हम कहते हैं, जब जिसको हम स्टेट लैंड कहते हैं ना, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की राज्य रकबा सरकार ही होती है। जो सरकार ही लोगों को ज़मीन बांटती है, देती है। 7 मरले, किसी को 10 मरले। अब वो 7 मरले 10 मरले आपकी इलीगल कैसे होगी? इंक्रोचमेंट कैसे होगी? इंक्रोचमेंट किन्होंने करी है? जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने इंक्रोचमेंट करी है। ठीक है, उनको निकालिए, उनकी बड़ी इंक्रोचमेंट निकालिए ना। किस तरीके से करी है? इलीगल इंक्रोचमेंट करी है। आप छोटे छोटे लोगों को तंग करना शुरू कर देंगे, किसी की 2 मरले। अगर किसी ने, आपने एक एक्ट बनाया आज से 20 साल पहले, उस एक्ट के तहत आपने किसी को 10 कनाल ज़मीन उसको इंतकाल चढ़ा दी। अब वो उसने कॉलोनी काट दी, कॉलोनी काट के लोगों को 10-10, 5-5 मरले लोगों ने खरीदी। मैंने खरीदी हो, आपने खरीदी हो, आपने खरीदी हो 4 मरले, 5 मरले। आपने तो कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करवाई है ना उस ज़मीन की। आपने तो इलीगल काम नहीं किया है। तो आप इलीगल का आपके घर के बाहर आके नोटिस चिपका दें कि आपकी जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, ये तो गलत बात है। सरकार को एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि वो लोग जो डोमेस्टिक और कमर्शियल और जो लोगों ने, अब मुझे बताइए। नहीं, LG साहब ने एक ऑर्डर भी दिया है ना, वर्बली ही दिया है, लेकिन उन्होंने कहा तो है कि 5 से 15 मरले तक जो गरीब लोग हैं जिनका रिहायशी होगा उसे ना छेड़ा जाए। ना वो ऑर्डर, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, अब जहाँ पे कैबिनेट काउंसिल तो नहीं है, जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है वो उसमें फाइनल करके लोगों को राहत मिलेगी ना, लोगों की टेंशन तो दूर होगी। लोग BP के पेशेंट बन चुके हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिसके बेचारे के 4 मरले में मकान बनाया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जल्दी से जल्दी वो सर्कुलर इशू करे कि इन लोगों के घरों के बाहर नोटिस ना लगाए। जहाँ पे उन्होंने नोटिस लगा दिया, पटवारी आता है, तहसीलदार जाता है, वो नोटिस लगा देता है, लोग परेशान हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में बैठ के फैसला कर लो ना जल्दी। LG की बड़बड़ी बोलने से क्या होगा?
एलजी अभी आज ही सर्कुलर निकले, 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, 1 घंटे के अंदर अंदर ही लोगों को ये राहत मिल जाएगी। जी खजूरिया जी, कुछ लोगों का ये भी कहना सुनने में आ रहा है कि एक खास तबके को इस ऑर्डर के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना है कि क्या वाकई में एक खास तबके को इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, मेरे बनसुल्तान के अंदर जो लोग पिछले 70 सालों से खेती करते थे, वहाँ पे स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया गया। क्या ये कौन सा तबका है? दूसरी तरफ बठिंडी में भी एक तबका है, दूसरा नंबर कठुआ में भी एक तबका है, सांबा में भी है, रजौरी में है। हम इसको तबकों में नहीं बांटते, हम जनरल मासिस की हम बात करते हैं। जब हम जनरल मासिस की बात करते हैं तो सरकार का एक पहला प्राथमिकता ये रहती है, जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेलफेयर स्टेट का होता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल कानून बनाए जाते हैं। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल आपके लिए कानून बनना चाहिए था। जिन लोगों का रोजी रोटी का साधन वो खेती है, आपके आरसपुरा के अंदर बहुत सारे एरिया लोगों के वहाँ पे ये स्टेट लैंड है जी, ये काचराई है। ये मीरा साहब तो सारा दरमत की जगह थे, सारा काचराई था, बेचारे लोगों ने मकान बनाए, क्या उनको निकाल देंगे क्या? अरे नहीं निकाल सकते। बट आपको मैंने फिर कहता हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में बैठ के एक फैसला ले लो, जल्दी से जल्दी आज ही ले लो, ताकि लोगों को राहत मिले। जो एलजी बरवली जो स्टेटमेंट्स निकालते हैं उसको छोड़िए, बरवली छोड़िए, आप लिखित में लोगों को दीजिए, उनके घरों के बाहर जो नोटिस निकाले गए हैं उनको एक राहत मिलेगी कि आपको नहीं छेड़ा जाएगा जी। लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी सामने देखने को आ रही हैं। मछलियाँ जो हैं, ये तो जम्मू कश्मीर में है ही बड़ी मछलियाँ हैं। उन बड़ी मछलियों को लो, उन्हें बड़ी मछलियों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। आज देश के अंदर भी बड़ी मछलियों के लिए ही कानून बनाए जा रहे हैं। मैंने बोला ना, बजट में के अंदर की भी बड़ी मछलियों को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बजट बना है। ये हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच गैप इस बजट में बड़ा है, उनको मिटाने के लिए नहीं बजट है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर नफ़रत की राजनीति हो रही है, जो आने वाले दिनों में जम्मू के लोगों के लिए बहुत हानिकारक होगी। मैं जम्मू के लोगों ने जो इस समय जो नफ़रत की राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर इस एलजी प्रशासन द्वारा, या लोगों के अंदर एक जिसको हम कहते हैं लोगों की परसेप्शन बन चुकी है, ये आने वाले दिनों में कश्मीर या बाकी लोगों संभाग में इसका कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। अगर उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा उस नफ़रत की राजनीति का, जम्मू के डोगरास को, जम्मू के हिंदूज़ को नुकसान होने वाला है, आप जो राजनीति कर रहे हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ओम प्रकाश खजूरिया जी, जिन्होंने बजट पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही साथ जम्मू में चल रही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि आम जनता जो गरीब तबका है उसे परेशान ना किया जाए, और एलजी साहब वर्बली कुछ ना बोलकर एक रिटन ऑर्डर पास कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू में नफ़रत की राजनीति चल रही है। इस नफ़रत की राजनीति का खामियाजा जम्मू के लोगों को आगे जाकर भारी भुगतना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना और मानना है। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में जम्मू की राजनीति और जम्मू की जनता किस दौर को देखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संध्या मुखर्जी, CEN न्यूज़, जम्मू। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।